गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय को। क्लास आपकी है 9th। अध्याय जो है आपका चैप्टर 1 रहता है। आपके चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति, और जो भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट है ये इसका भाग है। इतिहास के अंदर जो है आपके यहाँ फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे हैं। हम पिछली क्लासों में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। उसके किस प्रकार से उनकी जो है एस्टेट हुआ था, उनका राजतंत्र कैसे बना, संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, उसके बारे में हमने पढ़े। हमने प्रतीक पढ़े, फ्रांस का राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना पढ़ा हमने। आज जो आपकी क्लास रहती है आतंकराज, यहाँ से हमें पढ़ना था। हमारा जो आज का टॉपिक रहता है वो आतंकराज पर है। आज हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सन 1793 से लेकर 1794 तक के काल को आतंक का युग जो है कहा गया है। ये जो टाइम पीरियड रहता है आतंक का युग जो रहता है, आपको क्या करना है, इससे पहले की जो भी क्लासें हुई हैं, जिन्होंने नहीं की है या जिनको देखना बाकी रह गया है, जिनका अभी कंटिन्यूटी नहीं बैठ रही है, तो वो क्या करेंगे, इससे पहले के जो वीडियो मैंने भेजे हैं आपको वो आप देख लो, ताकि आपको वापस से जो कंटिन्यूटी थी, जो अपने बीच में क्लासें नहीं हुई थी, तो उससे आपको वापस से जो है पहले पढ़ाया हुआ है वो याद हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको फिर से जो आज पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ जाए। देखो, आतंकराज के बारे में सन 1793 से लेकर 1794 तक के काल को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आतंक का युग कहा गया है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। दंड व नियंत्रण की सख्त अपनाई जा रही है नीति रोबेस्पियर के द्वारा। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय इन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर देता था। इस तरह की न्याय प्रणाली थी उनकी। गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर जो है कलम कर दिया जाता था, उनको मृत्युदंड दे दिया जाता था। गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते हुए आने वाली मशीन था, ठीक है, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर है। ठीक है, तो एक प्रकार की मशीन थी। न्यायालय द्वारा जब मृत्युदंड दिया जाता था तो इनको इस प्रकार से जो है उनका सिर जो है काट दिया जाता था, धड़ से अलग कर दिया जाता था एक गिलोटिन मशीन द्वारा, जो कि 2 खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाली मशीन थी। आगे देखो, रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त व पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बारबारी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर, महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयेनी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ाया गया। आप इस विचारधारा को पढ़ेंगे सेल्फ। आतंकराज का इतना आपका इम्पोर्टेंट रहता नहीं है, इसको बस एक बार रिवाइज कर लेना। आगे देखो, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन सबके तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। वापस से संविधान तैयार हो रहे हैं, ठीक है। विधान परिषद का प्रावधान बताया जा रहा है। 5 सदस्यों वाली कार्यकारिणी बताई जा रही है, कार्यपालिका बताई जा रही है। डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया है इसमें, ठीक है, इसलिए डायरेक्टरी शासित फ्रांस इस टॉपिक का नाम है। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी प्रवर्तनों, देखो इसमें इतना
आपको जो मैंने इससे पहले के जो वीडियोस पढ़ाए हैं और समझाए हैं वो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसमें जो है आपका अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वह सरकार थोड़ी थोड़ी जा रही है, नई सरकार आ रही है, डायरेक्टरी वाली कार्यपालिका आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई है। महिलाओं के एवज में हम फ्रांस को पढ़ेंगे, महिलाओं से क्या स्थिति क्या परिस्थिति रही है, ठीक है। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप में शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां तथा तीसरे स्टेट के धनी परिवार लड़कियों ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी दी जाती थी। मतलब कि इस प्रकार की स्थिति बताई जा रही है कि शिक्षा का प्रभाव नहीं था महिलाओं पर, वह घरेलू कार्य करती थी, ठीक है। इस प्रकार की उस समय की स्थिति को बताई जा रही है महिलाओं की। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, ये सारे उनके कार्य रहते थे। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर विचार करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किया, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं का लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए हैं। उनमें है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकेशन वीमेन, सबसे मशहूर क्लब था, अंडरलाइन करना सभी इसको। महिलाओं के एवज में क्या कार्य किया गया? एक क्लब स्थापित है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व जो है हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाली कुछ कानून लागू किए। सरकार विद्यालयों की स्थापना के साथ ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं के एवज में विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, क्रांतिकारी विचारधाराएं आ रही हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए स्कूल जो है वो अनिवार्य कर दिए गए। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते थे। पंजीकरण किया जाने लगा, तलाक को कानूनी रूप भी दिया जाने लगा। मर्द और दोनों को ही इसकी मर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनके राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब वो अपने हक के लिए लड़ रही थी तो फिर वो जो है उनको महिलाओं का संघर्ष यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है और आगे तक चलता रहता है। उनका जो क्लब स्थापित था उसको बंद कर किए जाने के लिए कहा जाता है और जो है राजनीतिक गतिविधियाँ भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा है और आज भी जो है यही स्थिति देखने को मिलती है। आज भी जो है पुरुष और महिलाओं को समान वेतन का दर्जा कानून द्वारा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो पुरुष और महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता है। अभी भी समान अधिकार के लिए महिलाएं संघर्ष करती हैं। ये उस समय भी चला आ रहा था और आज तक जो है ये चीज़ चली आ रही है। महिलाएं अपने समानता के लिए आज भी जो है तटस्थ हैं। महिलाओं का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के लिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं को राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। आपको एक क्रांतिकारी महिला ओलंपस दे गुज का जीवन लिखा हुआ है, आपको सेल्फ पढ़ना है इसको। आगे देखो, दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबिन के शासनकाल का बता रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। दास प्रथा आपका इम्पोर्टेंट रहता है। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडेलोप और सेंट डोमिंगो
तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर ये जो दास प्रथा का उन्मूलन है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे और क्रांतिकारी रोजाना की ज़िंदगी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये जो है मैं चाहती हूँ कि आप इसको और अच्छे से पढ़ें, दास प्रथा को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो मैंने आज जो पढ़ाया है उसको वापस से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। जो इम्पोर्टेंस लाइन रहती हैं उनको लर्न करना है, जो भी पहले पढ़ाया गया है। आपको टाइम गैप के कारण से आपको कुछ चीज़ें जो हैं आपके दिमाग से निकल जाती हैं। आप क्या करोगे, जो प्रीवियस वीडियो थे उसको वापस से देखोगे, ताकि आपको जो है फिर से जो है कंटिन्यूटी बैठे आपकी, ताकि कंटिन्यूसी से जो भी नाम आ रहे हैं वापस से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। सारे जो नाम हैं फिर से आपको नए लग रहे होंगे। आप पीछे वाले वीडियो फिर से देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास तक जो है आप पहले सब कुछ पढ़ चुके होंगे। हम कल की क्लास से वापस से दास प्रथा को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।